ठीक है, ऑल राइट बच्चों, हमारा जो सेशन चल रहा था क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1, कौन सा? क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, जितना भी समझ लो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था, ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था, शुरुआत के 6 वीडियोस, कौन से? शुरुआत के 6 वीडियोस में कवर हो चुका है। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था, ठीक है। और जो पहला वीडियो था उसमें मैंने परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं की बात करी थी, ठीक है, और उनके प्रकारों की भी बात करी थी, ठीक है। और जो मेरा छठा वीडियो लास्ट वाला, ठीक है, उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि अपरिमेय संख्याएं जो है वो संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दिखाते हैं या क्या होती है, उसमें भी मैंने एक बार दोबारा से सारी चीजें बताई हुई है। तो पहले वीडियो में भी है अपरिमेय संख्या और छठे वीडियो में, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी अगली अभ्यास है कौन सी? एक्सरसाइज 1.2, कौन सी है? एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। ये जो हमारी दूसरी अभ्यास है कि पूरी की पूरी बेस्ड है किस पे? अपरिमेय संख्याओं पर, ठीक है। किस पे बेस्ड है? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। किस पे बेस्ड है? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो देखो एक बात और देखो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज तो हमको समझनी चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे लगेगा इसका भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि आप दूसरे को कैसे समझा रहे हो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को भी आपने पढ़ लिया, हमने देखा भी था एग्जांपल में कि √2, जैसे कि कोई नंबर है, कोई नंबर है √3, √5, इस तरीके जितने नंबर हमने लगभग देखे थे सब क्या थे? अपरिमेय संख्याएं थे, ठीक है। लेकिन इस अभ्यास में जो क्वेश्चन है, या कोई मान लो अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन कर दे, ठीक है, कि भैया सिद्ध करो √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, या सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या इस तरीके से कह दे कि सिद्ध करो 3 प्लस √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो भैया कैसे करेंगे? समझ में आई मेरी बात? कहने का मतलब उनको पता है, ठीक भैया अपरिमेय संख्या √√ के अंदर संख्या होती है और पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी, लेकिन इसको भाई सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि भैया इसको हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? तो अगर मैं प्रश्नावली से क्वेश्चन उठा लूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। वही एनसीईआरटी वाली बुक है मेरे पास, तो 3 ही क्वेश्चन है, तीसरे में 3 क्वेश्चन है, कुल मिला के 3 और 2 5 क्वेश्चन हुए आपके, ठीक है। समझ में आई बात? लगाने लायक कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन वो और तीसरे के अंदर 3 पार्ट में, तो 3 और 2 कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सवाल हमारा है, हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि √5, ठीक है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? इरेशनल नंबर, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग समझ गए। हमको सिद्ध करना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, या √5 जो है वह क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन √5, इसके जैसे कितने सवाल हो सकते हैं? आप इधर देखो, हो सकता है आपको दे सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, हो सकता है आपको दे सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, हो सकता है आपको दे, या यहीं पर है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, हो सकता है आपको दे दे कि √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, हो सकता है आपको दे दे कि भैया √, मतलब कुछ भी दे दे, ठीक है, 25, 23, 35, 22 कुछ भी दे दे, ठीक है, मान लिया 23 दे दिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो जितने भी ऐसे करके सवाल होंगे डायरेक्ट देखो सेम ही है, ठीक है। उसने बस √5 लिखा है, मान लेते हैं √2 सिद्ध करना है, √3 सिद्ध करना है, √5, 7, 23 कुछ भी सिद्ध करना है, ठीक है। इस सवाल को अगर समझ लिया तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। समझ में आई बात? और बहुत ही बढ़िया तरीका है इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। हालांकि इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है, इस सवाल को लगाने के। एनसीईआरटी बुक में उदाहरण में आप देखोगे तो कोई दूसरा मेथड मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी और बढ़िया बढ़िया मेथड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सवाल में, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सवाल में, हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? माना, क्या कर रहे हैं? मान लेंगे इसको, क्या करेंगे कि माना √5 क्या है? परिमेय है, ठीक है। माना √5 क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई नहीं आई? देखिए हमको सिद्ध करना था √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम क्या करें? अगर हम इसको गलत सिद्ध कर दें कि भैया नहीं हमने गलत माना है, ये अगर हम ऐसा सिद्ध कर दें कि भैया नहीं हमने क्या करा है? ये गलत चीज हमने मान ली है कि नहीं, जैसे क्वेश्चन में x मान रहे हैं, x की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। कई कई टाइम ऐसा होता है, मतलब सवाल लगा रहे x की वैल्यू नहीं निकली तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपको दूसरे की उम्र माननी होती है, आपने किसी और की उम्र मान रखी है तो सवाल नहीं लगता है, ठीक है, x की वैल्यू नहीं निकल पाती है। तो ऐसे मान लो हमने माना कि √5 क्या है? √5 है परिमेय संख्या, और हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि भैया हमने गलत माना है, तो क्या हो जाएगी? √5 अपरिमेय ही हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? कि हमने कह दिया √5 क्या है? परिमेय है,
और ये कथन को हम गलत सिद्ध कर दें कि अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय नहीं है। समझ में आई बात? अगर हम ये ऐसा सिद्ध कर दें कि अंडर रूट 5 परिमेय नहीं हो सकती, तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ऑल क्लियर? तो जैसे भी मतलब आप कोई भी क्वेश्चन अंडर रूट 5 2 3 5 7 23 कुछ भी आप रख लो, ठीक है। तो हमने कह दिया ठीक है भैया, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ध्यान देना है यहाँ पे, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। हिंदी आप लोग लिख लेना, ठीक है। वैसे हिंदी लिख देते हैं क्योंकि बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरी बुक में एनसीईआरटी की लास्ट तक आप सब लगा डालोगे, ठीक है। इससे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो हमने इतना पहले लिखा, फिर हम लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में है जहां, ठीक है। ये समझ गया आपने, जो p बटा q के रूप में है जहां p और q क्या है, p और q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे, सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य है। और हम साथ ही साथ पता क्या लिख देंगे कि q बराबर नहीं हो सकता 0। भाई q बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। q बराबर 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही किसी भी संख्या के नीचे क्या आ जाएगा, 0। मान लो q की वैल्यू कितनी रहती, 0। तो जैसे ही किसी भी संख्या के नीचे 0 आएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट या अपरिमित, ठीक है। क्या हो जाएगी, अपरिमित। अब भाई 0 मतलब आप p नहीं रख सकते। आप अगर 1/0 लिखोगे ना, तो भैया आप 0 को काट नहीं सकते। समझ में आई बात? 0 1 जा 0 0, 1000 जा 0 कहने का मतलब 0 1 0 0 दूनी 0 0 0 मतलब 0 57 0। आप 0 से 1 को नहीं पा सकते, ये क्या हो जाएगी, अपरिमित संख्या हो जाएगी। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि q बराबर 0 के इक्वल हो, इसलिए हम कहते हैं कि q बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ऑल क्लियर? अभी तक सवाल में हमने क्या किया कि मान लिया कोई संख्या है जो p बटा q के रूप में है, जहां p और q सहभाज्य है और q बराबर नहीं है 0। ऑल क्लियर? अब इसका मतलब है जब हमने कह दिया ठीक है परिमेय संख्या इस रूप में है, तो हमने इसको मान लिया कि ये कैसे होगी, अंडर रूट 5 बराबर क्या होगी, p अपॉन q होगी, ठीक है। अंडर रूट 5 क्या हो जाएगी, p अपॉन q हो जाएगी। अब देखो इधर ये ऐसे हो गई, तो अभी हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं, देखो अंडर रूट इधर है, हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने आप से यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। क्या लिख लोगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है, या दोनों पक्षों का वर्क करने पर, कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है। ऑल क्लियर? जैसे ही दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको पता है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया था मेरे फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो को आप उठा के देखोगे तो हमने बताया था कि जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी, सिंपल 5 आएगी, ठीक है। सेकंड वीडियो बटन में आई लिंक पर, आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 इक्वल में इधर क्या रहेगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। समझ में आई बात? अब देखो इधर ध्यान देना, इधर हमने कहा था p और q क्या है, p और q क्या है, सहअभाज्य है। समझ में आई बात? क्या है, सहअभाज्य। अच्छा अगर हम क्या करें, इधर से एक q को इधर भेज दें, समझ में आई बात, ठीक है। मैं इसको इधर से थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। हमने अगर एक क्यू को इधर ले लिया, ठीक है, समझना मेरी बात, तो क्या करा, एक क्यू को हमने इधर भेज लिया। देखो क्यू स्क्वायर मतलब लिखा है बटे में क्यू मल्टीप्लाई क्यू, हमने एक क्यू को इधर ले लिया, ठीक है। एक क्यू को इधर लिया तो हो जाएगा 5q इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। और अब बस यहाँ पर आपका सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड, कौन सा बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। कौन सा है, फर्स्ट मेथड। मैंने कहा ना इस सवाल को कई तरीकों से लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान जो तरीका ना, सबसे आसान वो यही है कि जैसे ही आप ऐसा करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग और एक हर को इधर साइड लाओगे, ठीक है। एक हर को जैसे इधर लाओगे तुरंत आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर बन जाएगा एक पूर्णांक। क्या है, अब आप ऐसे लिख सकते हो 5q क्या है, एक पूर्णांक है। 5q एक क्या है, पूर्णांक है। और ये भी लिख सकते हो कि p स्क्वायर अपॉन क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब हमने कहा था p और q सहभाज्य है, ठीक है। सहभाज्य का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे। कहने का मतलब अगर p है और बटे में क्या है q, तो p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर है तो वो कितना है, एक के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिख दिया 3/8, तो भैया दोनों किसके पहाड़े में आएंगे, एक के पहाड़े में आएंगे, और किसी में आएंगे। मान लो कोई एग्जांपल, मान लो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, 25/5 मान लो हमने लिख दिया, तो भैया एक से तो कट ही जाएंगी दोनों चीजें बड़े आराम से, एक से तो कट जाती है, ठीक है। लेकिन 5 भी एक दूसरा ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट रही है, नहीं कट रही है।
तो 25 और 5 क्या होंगे, सहभाज्य नहीं होंगे, ठीक है। सहभाज्य क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 से कटे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे जब पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, जहां, ठीक है, जहां क्या हो जाएगा भैया, जहां हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यूब। देखो जब क्यूब एक पी को नहीं काट पा रहा था तो पी स्क्वायर को भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, पी मल्टीप्लाई पी है, ठीक है, क्या है, पी मल्टीप्लाई पी। तो क्यों नहीं काट पाएगा, इसका मतलब क्यों पी स्क्वायर को भी नहीं क्यों काट पाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर और क्यू क्या होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, सहभाज्य ही होंगे। समझ में आई बात। अगर वहां सहभाज्य थे, सहभाज्य होंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा है, ठीक है, समझ में आई बात, अगर ऐसा है तो भैया आपको क्या है, अब देखो इधर पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या, जहां पी स्क्वायर और क्यू क्या है, सहभाज्य। समझ में आई बात। अतः हम लोग लिख देंगे कि पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या, हम लिख देंगे अतः पूर्णांक परिमेय संख्या के समान नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमें √5 को परिमेय संख्या मानने से प्राप्त हुआ है, अतः √5 क्या अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। एक बार और मैं सारा कथन बोल देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। हमको सिद्ध करना था कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फिर हमने क्या माना कि एक परिमेय संख्या है, और जो हमने माना इसको मैं गलत सिद्ध कर दूंगा कि भैया हमने गलत माना है, तो वो क्या हो जाएगी, फिर से अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आई बात। तो हमने मान लिया √5 क्या है, परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या किया, उसको जितना भी थ्योरेटिकल मेथड था, ठीक है, मैं एक बार बोले देता हूं, ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप में है, जहां p और q सहभाज्य संख्याएं हैं और q 0 के बराबर नहीं है। इसको आप ऐसे लिख देना, ठीक है, q 0 के बराबर नहीं है, इसको आप ऐसे लिख देना। समझ में आई बात। फिर आप लिख दोगे ऐसा, ठीक है, इस रूप में है तो कैसा है, ऐसा है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अगला स्टेप क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप एक क्यू को इस साइड ले लो, ठीक है, ये इतना ऊपर का पोर्शन है, ठीक है। आपने एक क्यू को जब इधर ले लिया, ठीक है, तो बन जाएगा 5q इक्वल टू बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू। जैसे ये चीज बने तुरंत भैया 5q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और पी स्क्वायर अपॉन क्यू क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 5q एक पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या है, जहां ये दोनों क्या है, सहभाज्य। समझ में आई बात। और जैसे ये दोनों सहभाज्य हैं तो पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या, ये हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद लिखोगे जहां, ठीक है, जैसे इसको मान लेना समीकरण, फिर हम दिखाने के ऐसे समीकरण 1 में उसके बाद लिख देना 5q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, जहां पी स्क्वायर और क्यू क्या है, सहभाज्य है। या और उसके बाद हम लिख देते, क्योंकि हम जानते हैं पूर्णांक परिमेय संख्या के समान नहीं हो सकता, यह विरोधाभास हमारे द्वारा मानी गई गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इतनी आपको लैंग्वेज लास्ट में लिखनी है, ठीक है। मैंने पहले बताया था क्या हो जाएगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है, यहाँ पे लिखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल क्या है, मैंने कथन को बोल दिया है, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, मैंने यहाँ पे पहले कुछ लिखा था कि √2 √3 √5 √7 √18 √24 कोई भी संख्या है, ठीक है। तो भैया इधर 5 है, अगर मान लो 3 होता तो यहाँ पे कितना जाता, 3, यहाँ क्या बन जाता, 3q, फिर से 3q एक पूर्णांक है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है जो कि सहभाज्य नहीं होगी, अतः क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पर 2 होता, ठीक है, क्या √2, तो भैया यहाँ कितना जाता, 2 आ जाता, 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू, यहाँ आता 2q बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू। तो हम लिख देते 2q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर अपॉन क्यू परिमेय संख्या, जहाँ पे सहभाज्य है। या क्योंकि पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, और यह विरोधाभास हमारे द्वारा मानी गई गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आई बात। कहने का मतलब है इस एक क्वेश्चन से, ठीक है, इस एक क्वेश्चन से हमने क्या देख लिया, सिर्फ √5 नहीं देखा, इस एक क्वेश्चन से √5 √3 √2 सारी चीजें देख ली। समझ में आई बात आपको, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आप लोग क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये क्या है, फर्स्ट मेथड है, ये क्या है, फर्स्ट मेथड, ठीक है। हमने क्या सीखा है, फर्स्ट मेथड इस सवाल को करने का। एक और मैं मेथड आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन समझोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा इजी भी लगता है, बाकी मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल। समझ में आया आपको बात, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ये क्या है, 2 लाइन का सवाल है भाई, ये किया उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी, सब में वही लिखनी है और सवाल आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड इसके बाद मैं बताऊंगा, आप लोग क्या करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। कौन सा हो गया, फर्स्ट मेथड, ठीक है, कौन सा हो गया, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया है, ठीक है। फर्स्ट मेथड डन है यहाँ पे, ठीक है। सवाल कौन सा था, एक्सरसाइज 1.2 का, कौन सा, एक्सरसाइज 1.2 का कौन सा सवाल था,
पहला सवाल, ठीक है, जिसमें कि हमको अंडर रूट 5 को सिद्ध करना था। किसको? अंडर रूट 5 को। समझ में आई बात? उसका मैंने एक तरीका बताया आपको, ठीक है। हालांकि मैंने साथ ही साथ ये बताया कि कई सारे क्वेश्चन, कौन कौन से, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका क्या बताऊंगा सेकंड मेथड, उसके बाद दूसरे सवाल पे, और उसके बाद 3 सवाल और है, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं दूसरा सवाल बता दूंगा, ठीक है, दूसरा सवाल, उसके बाद बचे वाले तीनों सवाल मैं सिर्फ अगर समझा दूं तो भी आप लोग बड़ी आसानी से को लिख लोगे, कर लोगे, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए, वीडियो को आपको क्या करो, ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम क्या फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। कोई अगर ध्यान इधर उधर है तो कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का, ठीक है। तो आते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ। उसमें भी बिल्कुल पहला स्टेप क्या है, सेम है कि भैया क्या करेंगे, माना अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इतना हो गया, ठीक है। मतलब दूसरा मेथड है, उसमें भी हम लोग यही मानना है कि अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और हम इस कथन को फिर से गलत सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना है वो गलत है, और फिर से क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आई बात? मतलब प्रोसेस सेम है, ठीक है। हम मानेंगे उसको परिमेय ही, फिर गलत सिद्ध कर देंगे कि हमने गलत माना है, वो परिमेय नहीं हो सकती, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। ऑल क्लियर? इतना हो जाएगा। तो भैया फिर से हमने मान लिया अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने बताया था P बटा Q के रूप में है, या A बटा B, इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, A बटे B, ठीक है। क्या लिख देते हैं, A बटे B के रूप में है, ठीक है, A और B के रूप में है, ठीक है। और जहां A B क्या होंगे, जहां मतलब जहां वाला सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, पूरी थ्योरी लिखनी पड़ रही है, ठीक है। A और B क्या है, सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है, और B बराबर नहीं है 0, ठीक है। इतना भी आपको देखो लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। जहां A और B क्या है, सहभाज्य है, और B बराबर नहीं है 0, ठीक है। ऑल क्लियर? इतना क्लियर है आपको? अगर आपको इतना क्लियर है, ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे वाले सवाल को करते हैं। फिर क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, A बटे B। फिर से वही प्रोसेस, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग, तो 5 बराबर क्या आएगा, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। समझ में आई बात? इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना बहुत आसान है। फिर भैया यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, 5B स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, A स्क्वायर। क्या बन गया, 5B स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, A स्क्वायर। जैसे ही ये समीकरण बन गई, ठीक है, समझना मेरी बात को, जैसे ही समीकरण बन गई तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, शायद आपने नाम भी ना सुना, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, या आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं है तो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। या कोई भी भाज्य संख्या होगी, मान लो अगर ये कोई भाज्य संख्या है तो क्या होती है, बी क्यू के रूप में होती है, उसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और उसका शेषफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या कहती है कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगी, बी क्यू के फॉर्म में होगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां से हमको देखने को मिल रहा है कि ए जो है वो 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 5 से। समझ में आई बात? देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, 5B स्क्वायर। इसका मतलब हो रहा है कि ए स्क्वायर जो है 5 से कट जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा। समझ में आई बात? और ए स्क्वायर में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए। अगर ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ए भी 5 से कट जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। क्या है, अगर 5B स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक ए 5 से कट जाएगा। अगर ए स्क्वायर 5 से कट रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर है, ए स्क्वायर 5 से कट रहा है, ठीक है, तभी क्या रहा है 5B स्क्वायर, और एक ए भी 5 से कट जाएगा। समझ में आई नहीं बात? क्योंकि ए स्क्वायर में कैसे आता है, ए मल्टीप्लाई ए अपॉन 5, तो भैया 5 से क्या कट जाएगा, ए के भी कट जाएगा, तभी तो ए स्क्वायर से भी 5 कट जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, या कथन हमको दिखाता है या दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और उसके बाद क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में भैया क्या है, दर्शाया गया है कि, ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 दर्शाता है, लिख दो क्या, समीकरण 1 दर्शाता है, समीकरण 1 क्या करता है, दर्शाता है कि ए जो है 5 से क्या है, भाज्य है, या 5 से विभाज्य। हम लोग लिखेंगे क्या, बहुत बढ़िया लगेगा लिखने में भी, ठीक है, 5 से विभाज्य। समझ में आई बात? यहां से इस वाले समीकरण से हमको क्या पता चला कि भैया ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ठीक है, ए का 5 से विभाज्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने माना था कि ए और बी के रूप में, और ए और बी क्या है, सहभाज्य। हमको सिद्ध ये कर देना है कि भैया ये सहभाज्य नहीं होंगी। समझ में आई बात? तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। भैया ए 5 से विभाज्य है, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि भैया बी जो है वो भी 5 से विभाज्य हो जाए,
तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आई बात कि भैया अभी तक हमने देख लिया कि ए 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि क्या हो जाए, बी भी 5 से विभाज्य हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इनका एक दूसरा जो है संख्या निकल के आ जाएगी, जो कि 5 से भी दोनों कट जाएंगी, तो क्या रह जाएंगे, सहभाज्य नहीं रह जाएंगी। 1 से तो दोनों कटी नहीं, 5 से भी दोनों कट गई, तो क्या हो जाएंगी, सहभाज्य नहीं रह जाएंगी। लेकिन हमने माना था कि सहभाज्य है, तो भैया बस यहाँ पर हमारा काम हो गया। हमने माना था कि ये सहभाज्य है, लेकिन जैसे ही ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, सहभाज्य नहीं रह जाएंगी, और बस वहीं पर हमारा भैया सवाल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अभी तक हमने दिखा दिया ए क्या है, 5 से विभाज्य है। तो भैया अगर कोई चीज अगर ए 5 से विभाज्य है, तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि a इक्वल टू 5 मान लेते हैं, कोई दूसरा मान लो c, ठीक है, क्या a इक्वल टू 5c अगर 5 से विभाज्य है, तो देखो जैसे हमने ये चीज आपको बताई ना, a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5c होगा, ठीक है। अगर a 5 से विभाज्य है तो हम a को लिख सकते हैं, क्या होगा, a इक्वल टू 5c, ठीक है। और ये जो मान है a का, ये मान भैया आप क्या करो, इस समीकरण 1 में उठाकर रख दो, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 में जैसे इस a का मान रखोगे, तो भैया क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 5c, और इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। समझ में आई बात, a की वैल्यू क्या रख दी हमने, 5c, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही ये होगा तो भैया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c आर है, 5 मिला के बटे मिला के कट जाएगा, तो भैया बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब भैया ये समीकरण, भैया ये समीकरण देखो, स्क्वायर यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये जो समीकरण है, ये इसको मान लेते हैं कौन सा समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब ये समीकरण देखो भाई क्या कहता है, ध्यान से इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। समीकरण को एनालिसिस करना देखना आना चाहिए सबको कि कोई भी समीकरण क्या कह रहा है आपसे। भैया ये समीकरण कह रहा है बी स्क्वायर भी जो है 5c स्क्वायर के बराबर है, मतलब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और अगर बी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो भैया एक बी भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बताओ भैया, क्योंकि बी स्क्वायर भैया ऐसा लिखेंगे, है कि नहीं। तो अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो एक बी भी 5 से विभाजित होगा, इतना क्लियर है। तो भैया इस समीकरण से अब यहाँ पे लिख दो, समीकरण 2 दर्शाता है, क्या लिख दोगे, समीकरण 2 दर्शाता है, भैया क्या दर्शाता है, ठीक है, समीकरण 2 दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि b 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखो इधर हमने बता दिया इसको सवाल को कि भैया एक जो a हमने माना है वो भी 5 से विभाज्य है, और जो हमने b माना है वो भी 5 से विभाज्य है। तो हमको दोनों ऐसी चीजें मिल गई जो क्या है, 5 से विभाज्य है। लेकिन हमने माना तो ये था कि ये क्या है, सहभाज्य है, और सहभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। तो जैसे हमने सिद्ध कर दिया कि भैया ये 5 से भी दोनों संख्याएं कटेंगी, अतः हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, पूर्णता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। भैया हमने गलत माना था, ये जो ए और बी होंगे ये सहभाज्य नहीं होंगे, ये किसी ना किसी से कट रहे हैं। और किससे कट रहे हैं, दोनों 5 से कट रहे हैं, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया है। समझ में आई बात, हमने माना था कि ये सहभाज्य है, लेकिन जब हमने सवाल को करा तो क्या सहभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, 5 से कट रहे हैं। तो हम लिख देंगे क्योंकि ए और बी दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, अतः ए और बी क्या होंगे, सहभाज्य नहीं होंगे। यह विरोधाभास हमको हमारे द्वारा मानी गई गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या कथन आपको लिखना है, आपको मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं। आपको लिखना है कि पहले सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, सब में लिखोगे। उसके बाद जो कि a बटा q के रूप में है, जहां a और b क्या है, सहभाज्य है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस इक्वेशन को दिखाना है कि भैया अगर a और b के रूप में है तो ऐसी एक इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन हुई तो भैया दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अगले स्टेप में हमने क्या करा, दोनों पक्षों का यहाँ पर क्या कर दिया है, वर्ग। ठीक है, आप लोग अगर समझदार हो तो लिख लोगे। ठीक है, क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा आपको लिख देना, उसके बाद दिया जाएगा। उसके बाद आप हर की चीज उधर पे दोगे। क्या सेकंड मेथड में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट मेथड बहुत ज्यादा इजी है, सेकंड मेथड थोड़ा सा देखिए आप लेंथी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हर को उधर भेज दिया। क्या बन गया, 5b² = a²। जैसे ही ये चीज बनी, जैसे ये चीज, तो हमको पता चल गया a² 5 से विभाज्य है। क्या पता चला, a² 5 से विभाज्य है। अतः हम ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में a² 5 से विभाज्य है, अतः a 5 से विभाज्य होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अतः a से 5 हम लिख सकते हैं, अतः a 5 से विभाज्य है तो माना a = 5c, जहां c कोई पूर्णांक है। ऐसे करके हमने लिख दिया कि माना a = 5c, जहां c कोई पूर्णांक है। ये लिखने के बाद अब भैया यह a का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई क्या मिल जाएगा, 5b² = a की जगह रख दिया 5c इसका स्क्वायर, तो भैया 5b² क्या आ गया, 25c स्क्वायर, b² क्या आ गया, 5c स्क्वायर। तो भैया ये समीकरण में फिर से लिखते हैं, समीकरण 2 में b² 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि b² अगर 5 से विभाज्य है तो एक b भी 5 से विभाज्य होगा। तो भैया a और b दोनों क्या है,
5 से विभाज्य है, लेकिन हमने माना क्या था दोनों से अभाज्य है, तो ये क्या हुआ गलत हो गया। तो लिखेंगे कैसे, फिर उसके बाद लिखेंगे अतः ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, क्योंकि दोनों 5 से विभाज्य हैं अतः ये सहभाज्य नहीं हो सकते, और यह विरोधाभास हमें हमारे द्वारा मानी गई गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और फर्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो, जो लास्ट नहीं 6 वीडियो, कौन सा 6 वीडियो, 6 वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, 2024 सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर हट भी चुका है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत लोगों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वे में, बहुत ही इजी मेथड में मैंने 6 वाले वीडियो में अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि इसको देखने के बाद, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या का जन्म कहां से हुआ, एक तरीके से आपको वो चीज बेस बिल्कुल पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या मिलती कहां से है, ठीक है, बिल्कुल वहां से मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में 6th वीडियो में बताया हुआ है। और संख्या रेखा पर देखो, आपने संख्या रेखा तो देखी होगी, ठीक है, ऐसे 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, और माइनस की भी इधर साइड में संख्या है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें 1.1 तो भी आप बता लोगे भैया 1.1 यहाँ कहीं पर होगा। अगर हम क्या 1.1123 तो भैया इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हो भैया, 7-8 में नॉर्मली कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भैया 1.112 को कैसे दिखाएंगे, तो भैया 1.110 1.111 1.112 इस तरीके से जाओगे आप, एक एक पॉइंट डिग्री अंतर उससे चले जाओगे, आपको ये संख्या भी मिलेगी। लेकिन अंडर रूट की संख्या जो है वह संख्या रेखा पर कैसे आती है, आपको मेरे छठे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 6th लेक्चर को क्या करें, 6th वाला लेक्चर, ठीक है, 6th वाला लेक्चर आप लोग इस प्लेलिस्ट का जरूर से अटेंड करें, प्लेलिस्ट को सेव कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर समझ में आता है, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, धन्यवाद।